begin with our new topic. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। हमने लिटरली क्लास थर्ड क्लास फोर्थ से हमने स्टार्ट कर दिया था। तब हम बोलते थे जम्बल्ड वर्ड्स या जम्बल्ड सेंटेंसेस। बस उसी को उन्होंने न्यू नाम दे दिया और दे दिया है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो आपको कुछ वर्ड्स जम्बल करके दिए रहते हैं और आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में फ्रेम करना है, यानी कि उसको सेंटेंस आपको करेक्ट सही ऑर्डर में फ्रेम करना है। और जब पूरा मीनिंगफुल सेंटेंसेस, भैया ये तो अब हो गई आपकी मेन बात कि अगर आपने अपने जम्बल्ड वर्ड्स को अगर आपने अरेंज किया है तो उसका एंड में कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा, बात बाउंसर जा रही है, सर के ऊपर से ही जा रही है, तो समझिए आपने सेंटेंस को गलत फ्रेम किया है। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, आई होप सबने जिसको इसका पिक्चर लेना होगा उन्होंने ले लिया होगा अब तक। अब कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि अगर आपके एग्जाम में आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है सेंटेंस रीऑर्डर का, यानी कि रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का या जम्बल्ड वर्ड्स का, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट है आपका, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस कॉन्सेप्ट को आप रट्टा मार लीजिए, जस्ट मग इट अप एंड ड्रिल इट इन योर ब्रेन। अपने दिमाग में बिल्कुल डाल दो, घुसा दो बिल्कुल। ये अगर आपको याद रहा तो आप जम्बल वर्ड्स का कोई भी सेंटेंस जो है या कोई भी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट एंड देन उसके बाद आते हैं अदर वर्ड्स, यानी कि उस सेंटेंस में बचे कुछ शब्द। ठीक, अब आगे देखते हैं एक एक वर्ड को, यानी एक एक जो टॉपिक दिया हुआ है इस पूरी लाइन में। जेम्स इज ऑन द पार्टी चेयर। ओके, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल जम्बल सेंटेंस का। इन स्लैश द स्लैश डांसिंग स्लैश जेम्स स्लैश इज स्लैश ऑन स्लैश द स्लैश पार्टी स्लैश चेयर। ये आपका जम्बल सेंटेंस का दिया हुआ है क्वेश्चन और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले इन वर्ड्स में से जो सब्जेक्ट है वो आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर एक्शन वर्ब आएगा, फिर जो आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, वो पुट करना है, एंड देन अदर वर्ड्स, बचे कुछ शब्द जिसका कुछ मीनिंग निकल रहा है उसको आपको अपना दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के आपको पुट करना है पूरे सेंटेंस में, ताकि सेंटेंस पूरा अच्छे से फ्रेम हो जाए। ठीक, अब इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को, तो अगर इसका आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हो, यानी कि कोई नाउन और प्रोनाउन। ठीक, सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में या किसी भी जम्बल वर्ड्स के सेंटेंस में? कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन। अब नाउन क्या होता है? नाउन यानी नेम्स ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी का भी नाम जिसके बारे में बात हो रही है। और प्रोनाउन क्या होता है? जैसे आई, वी, यू, योर, ये सारे कॉमन प्रोनाउंस जो होते हैं, यानी जो शब्द जो नाउन की जगह लगाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउंस। तो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं आई, वी, यू, योर, दे, कुछ भी। ठीक, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो वर्ब के साथ या फिर एक्शन वर्ब के पहले लगते हैं, जैसे कि इज, एम, आर। ठीक, इसमें मॉडल्स भी आते हैं, जैसे काम कर रहे हो उसे हम कहते हैं वर्ब, यानी कि कोई भी अगर आप एक्शन कर रहे हो, जैसे रन, सिट, ईट, गो, स्लीप एक्सेट्रा, कोई भी जो भी चीज जो भी जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्ब काम कर रहा है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, यानी वो सामान। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया टेरी टुक द गार्बेज आउट, तो टेरी टुक द गार्बेज आउट यानी निकाला, लेकर गया बाहर, और उसने क्या लेकर गया? गार्बेज, यानी कि वो कचरे का जो डब्बा होगा या जो गार्बेज डस्टबिन होगा वो, तो वो आपका एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट यानी कि जिसके ऊपर आपका वर्ब काम करेगा वो यहाँ पे आएगा एज एन ऑब्जेक्ट।
फिर आते हैं आपके अदर वर्ड्स। अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़ के जो भी वर्ड्स आपके इस जंबल्ड सेंटेंस में बचे हुए हैं उनको आपको पुट करना है अरेंज करके, यानी कि जब यहाँ तक आप ऑब्जेक्ट तक पहुंच ही जाओगे तो ऑलमोस्ट वर्ड्स कवर हो चुके होंगे आपके क्वेश्चन में से, ठीक। और उसके बाद कुछ 2-3 वर्ड्स ही रह गए होंगे या शायद 1 या 2 वर्ड्स ही रह गए होंगे जिनको आपको अपना कॉमन सेंस यूज करके को हम सबसे पहले रख लेते हैं। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन, इसलिए पहले मैंने रख दिया जेम्स। कोई भी वर्ड छूट गया तो मेरा क्वेश्चन पूरा पूरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैं छोटी सी ऐसे लाइन भी लगा दूं कि हाँ भाई मेरा ये वर्ड हो गया। अब देखते हैं इसके हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर मैं देखूं यहाँ पे मेरा इज, एम, आर कुछ, ये मैंने लिख दिया जेम्स इज और मेरा इज हो गया। और वर्ब के बाद आता है आपका एक्शन वर्ब यानी कि चेयर। तो भाई डांसिंग यानी कि नाचना, डांस करना यानी कि कोई डांसिंग, तो डांसिंग जो है मेरा थर्ड वर्ड हो गया, इसलिए मैंने नंबर 3 डाला। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज के ऊपर आपका वर्ब लग रहा है, यानी पार्टी और चेयर। यानी कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के मैं ये गेस जरूर कर सकती हूँ, आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि जेम्स डांस कर रहा है पार्टी में, चेयर की बात हो रही है। तो मेरा ये वर्ड जो है मेरा जो बन रहा है वो इस तरीके से बन सकता है कि जेम्स इज डांसिंग ऑन द पार्टी। पार्टी के ऑन द तो हो नहीं सकता कि पार्टी के ऊपर, पार्टी में वो डांस कर सकता है तो इन द पार्टी हो सकता है, ऑन द पार्टी नहीं हो सकता। तो मैं रखती हूँ ऑन द चेयर, जेम्स इज डांसिंग ऑन द चेयर, चेयर पे खड़ा होके वो इसी के इस चेयर हो गया मेरा 6th वर्ड। अब क्या बचता है, इन द इस सेंटेंस में अरेंज करना है। फुल और पार्टी हो गया मेरा 9th वर्ड। तो अब मैं सबसे पहले तो ये चेक करूंगी कि सेंटेंस पूरा रीड कर रहा है चेयर के ऊपर। ये हो गया, ये भी सब सेंटेंस मेरा बना, ये मेरा जो पूरा सेंटेंस बना इसका मीनिंग निकल रहा है, यस मीनिंग निकल रहा है, दैट मीन्स मेरा सेंटेंस सही है। और मेरा जंबल्ड रीऑर्डर ऑफ सेंटेंस में जो जंबल्ड वर्ड्स दिए थे वो मैंने उसको अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस में मैंने उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत जाएगी ही नहीं। एक्शन वर्ब्स के पहले आते हैं जैसे कि इज, एम, आर, कैन, उस सेंटेंस में वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। द वर्ड सब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द पर्सन और थिंग, जो भी पर्सन या थिंग जिसके बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाउन या फिर प्रोनाउन। तो बेसिकली जो नाउन या प्रोनाउन आपका सेंटेंस में दिया हुआ है वही आपका सब्जेक्ट और वही सबसे पहले पहले आप उसको पुट करेंगे। दैट डज द एक्शन, यानी कि यू, दे, ही, शी, इट, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। इट कब लगता है, जब नॉन लिविंग थिंग्स है या एनिमल्स की आप बात कर रहे हो तो इट लग जाता है। माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, अगेन इट्स नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए लगता है। तो ये सारे टाइप के आपके प्रोनाउंस लग सकते हैं सब्जेक्ट में। और कौन से प्रोनाउंस लग सकते हैं, जैसे कि दूसरे टाइप के होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं दे आर यूज्ड टू शो और आइडेंटिफाई वन अ नंबर ऑफ नाउन्स दैट मे बी फार और नियर द डिस्टेंस और टाइम, यानी कि वो प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये चारों वर्ड्स अगर आपके जंबल्ड वर्ड्स के सेंटेंस में दिए हैं तो ये एज अ प्रोनाउन कंसिडर किए जाएंगे और सबसे पहले पहले रखे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो दे आर यूज्ड टू आस्क, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं, आप प्रोनाउन कंसिडर करते हो और अगर ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह लगेंगे। और कौन से वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट की जगह लगेंगे, जैसे देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस भी होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो अनस्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और पीपल वेदर इन प्लूरल और इन सिंगुलर। पर्सनल प्रोनाउंस क्या थे, ये किसी स्पेसिफिक, बिल्कुल पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स या जिन पर्सन्स के बारे में हमें कुछ पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली पता नहीं है। दीज आर अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे समवन, एनीबडी, एनीवन, नोवेयर, फ्यू, मेनी, नथिंग। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं और ये आपके सब्जेक्ट की जगह लगते हैं। फिर आते हैं आपके रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस। दे आर यूज्ड टू इंडिकेट अ नाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं और ये अर्लियर पार्ट ऑफ द सेम सेंटेंस। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो
पिछले पार्ट के सेंटेंस में शायद किसी नाम के द्वारा दर्शाए गए हो, प्रॉपर नेम आया हो, लेकिन अब वो बार बार नेम तो रिपीट नहीं करेंगे, तो वो हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे, तो ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। और इनके एग्जांपल्स है माई सेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्फ, आवरसेल्व्स, herself, himself and itself. Itself again नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए लगता है। तो ये भी उन सारे प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं जो अगर क्वेश्चन में दिए हैं जम्बल सेंटेंस में, तो आप इनको सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे। और कौन से होते हैं? और होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। दे आर यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन्स आर डूइंग और बीइंग द सेम टू वन अनदर। जब दो शब्द एक दूसरे के साथ लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ जोड़े में, यानी कि बेसिकली पेयर में काम करते हैं, उन वर्ड्स को भी हम प्रोनाउंस कहते हैं। और अगर वो जम्बल्ड वर्ड्स में दिए गए हैं तो उनको आप सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बात हो रही होती हो। अब वहां पे कोई भी नाउन आ सकता है या कोई भी प्रोनाउन। तो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये कुछ वो वर्ड्स के एग्जांपल्स हैं जो साथ में आते हैं हमेशा। ओके, तो ये सारे जो है ये प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं। ये जितने वर्ड्स हैं प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं जो आप सब्जेक्ट की जगह पर रख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में ही आएंगे। डेयर, डिड, डू, डज, गोइंग टू, हैड बेटर, हैज, हैव टू, इज, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू को आप शुड बोलते हो। शुड, ऑट को मतलब बेसिकली शुड बोला जाता है बेसिकली। शैल, शुड, वाज, वर, विल, वुड, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। और अगर इन शब्दों में से कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड आपको जम्बल वर्ड्स के सेंटेंस में दिखता है तो आप उसको सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो अगर किसी को उसकी पिक्चर लेनी हो तो दे कैन क्लियरली टेक दिस पिक्चर। ओके, बेसिकली जो कि आप क्रिया कर रहे हो या जो आप काम कर रहे हो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। लाइक रन, भागना, किक करना, ईट, ब्रेक, क्राई, स्माइल, थिंक, एटसेट्रा। कई सारे वर्ड्स जो बेसिकली वर्ब का एक्शन उसके ऊपर, उस चीज के ऊपर हो रहा है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बेसिकली कोई सामान ले लो। इट इज द हु और व्हाट दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग टू, यानी कि कौन और क्या। कौन और क्या, जब भी कौन और क्या का क्वेश्चन पूछा जाए या किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को पढ़ के पूछे कि कौन या क्या, इन दो क्वेश्चंस के आंसर आप हमसे पूछें, तो अगर आंसर निकल रहा है उस क्वेश्चन में से तो वही शब्द आपका ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जॉन कैरिड आउट द ट्रैश। जॉन ने, ट्रैश क्या होता है यानी कि गार्बेज, ट्रैश यानी कि आपका गार्बेज, कचरा, कूड़ा। तो जॉन हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके, कैरीड, कैरी करना यानी कुछ उठाना, ये तो आपका एक्शन वर्ब हो गया, यानी कि बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं। द ट्रैश, ट्रैश यानी वो कचरा। तो यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन जो है आंसर हो रहा है कि व्हाट वाज कैरिड बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने क्या कैरी किया, व्हाट, तो आंसर आ रहा है ट्रैश कैरी किया, तो ट्रैश हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस यही खत्म हो गया होगा। आगे शायद कुछ किसके बारे में बात हो रही है, नाउन था। दे यानी उनके बारे में बात हो रही है, तो ये वो सब्जेक्ट है जो कि क्या है, एक प्रोनाउन। ओके, प्लेड, यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, विल, वुड, कैन, कुड, हैव, इट, ये सारे शायद कुछ वर्ड्स नहीं रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब में, तो इसीलिए उन्होंने नहीं लगाया। इट प्रोनाउन होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। प्लेड, प्ले करना यानी बजाना, तो ये आपका हो गया एक्शन वर्ब। ठीक, द ड्रम्स, अब नाउन, क्वेश्चन आंसर हो रहा है कि इस सब्जेक्ट ने क्या प्ले किया, तो दे प्लेड द ड्रम्स, उन्होंने ड्रम्स प्ले की, तो ड्रम्स क्या हो गया, ड्रम्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो काम हुआ है। उसके बाद कॉन्सेप्ट में आते हैं आपके अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स के लिए कोई some rules that you can follow to attempt the sentence reordering questions are, तो ये कुछ rules हैं, देखते हैं। रीड ऑल द सेंटेंसेस केयरफुली। जब सेंटेंस आपके सामने आते हैं यानी कि जब फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करो। थीम यानी कि कैसे एक वर्ड दूसरे वर्ड से जुड़ रहा है, यानी कि कैसे सेंटेंस में से मीनिंग हमको निकालना है। जब आपको सेंटेंस रीड करके समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे बात जेम्स की हो रही है, ओके यहाँ पर बात हो रही है कि जेम्स डांस कर रहा है, अच्छा वो पार्टी में डांस कर रहा है कि चेयर के ऊपर डांस कर रहा है, तो आप थीम समझने की कोशिश करिए कि कैसे आपको एक आइडिया को दूसरे आइडिया से या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने को दे दिया।
तो दो सेंटेंसेस के बीच में लिंक कैसे करना है, यानी कि तार कैसे जोड़ के उनको मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है, बिल्कुल वो भी हमको लिंक जोड़ते हुए चलनी है। अदर वर्ड्स इन द कॉन्सेप्ट शुड मेक सेंस। अब लास्ट में जो हम बोलते हैं को ऐसे ही नहीं रख सकते, आपको उनको इस तरीके से अरेंज करना है पूरे सेंटेंस में कि कुछ सेंस निकले, कुछ मीनिंग निकले उनको जोड़ने के बाद। आइडेंटिफाई ग्रामर क्लूज, ग्रामर के जो क्लूज है उनको आइडेंटिफाई करिए, वही क्लूज जो अभी अभी मैंने बताए थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर एक्शन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में आते हैं बच्चे कुछ यानी कि अदर वर्ड्स। तो ये ग्रामर के क्लूज को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको हमें पुट करना है। लुक आउट फॉर सम कनेक्टिंग वर्ड्स, कोई वर्ड अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हो तो उनको भी ढूंढने की कोशिश करिए। अगर आप कहीं अटक जा रहे हो, कहीं अटक जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या, तो उसको कनेक्ट करने का कोई वर्ड आपको वहीं क्वेश्चन में ही मिलेगा, उन कनेक्टिंग वर्ड्स को भी ढूंढने की कोशिश करिए, तो आपका पूरा सेंटेंस जरूर से फ्रेम होगा। द एंटायर सेंटेंस आफ्टर बीइंग फ्रेम्ड शुड बी मीनिंगफुल, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है दैट मीन्स आपका सेंटेंस रॉन्ग है। मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया था, मैं क्या कर रही थी, आंसर लिख रही थी और नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो मेरे लिए क्लैरिटी यानी कि इजी रहेगा, नंबर्स लिखते जाइए ताकि आपको पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर वर्ड आप अपने आंसर में यूज कर चुके हो, इसको दोबारा नहीं यूज करना, और कौन से नंबर या कौन से पोजीशन पे आपने इस वर्ड को रखा है वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर बिना पेंसिल के आप कर सकते हो, बिना नंबर डाले आपको लगता है मैं सही कर लूंगा या कर लूंगी तो कर लीजिए, अदरवाइज नहीं तो आप पेंसिल से करिए, इससे गलतियां होने के ओके। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, अब मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाती हूँ जिसको सॉल्व कर